जय श्री महाकाल दोस्तों। मैं हूँ श्रुति झा और ज्योतिर्विद रहस्य में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो चर्चा है वो है बंध्या राशि के बारे में। बंध्या जैसे कि नाम बता रहा है, बांधना, रोकना, तोड़ना, ना होने देना, प्रतिबंधित करना। आप जो भी मतलब लगा लो, डिपेंड करता है कि जातक की कुंडली कैसी है, उस हिसाब से बंध्या राशि एक्ट करती है। डिले करना ये भी इसमें ही है। तो बंध्या राशि अगर किसी भी हाउस में बन रही है, जो बंध्या राशि है वो 3 राशियों को इसका आधिपत्य मिला है। एक सिंह राशि, एक मिथुन राशि और एक कन्या राशि। तो मिथुन और कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। तो किसी भी हाउस का संबंध अगर सूर्य और बुध से बन रहा है तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे अपना जो बंध्या जो एक्शन है वो वहाँ पे लगाता है। वो तो मतलब उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों को नहीं होने देता है या रोकता है या डिले करता है। लेकिन स्पेशली बंध्या राशि का जो इम्पैक्ट है वो विवाह से जोड़ा जाता है कि अगर बंध्या राशि का संबंध 2, 4, 7 और 9 से बन गया तो ये कहीं ना कहीं शादी से रिलेटेड अटकलें देगा, क्योंकि 2, 4, 7, 9 ये 4 हाउसेस का संबंध विवाह के एक पर्टिकुलर फेज या प्रोसेस से है। जैसे कि दूसरा हाउस जो है वो परिवार वृद्धि का है। तो जब एक जातक की शादी होती है तो परिवार वृद्धि होती है, एक और परिवार जुड़ता है उसकी लाइफ में। तो अगर दूसरे भाव का संबंध ये बंध्या राशि से हो गया, द्वितीय अगर बंध्या राशि में है या द्वितीय भाव में ही कोई बंध्या ग्रह बैठ गया, बुध बैठ गया, सूर्य बैठ गया, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा कि जातक देखने में बहुत सुंदर होगा, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही सुशील, बहुत ही इंटेलिजेंट, कुछ भी होगी, एवरीथिंग। एक जो मैरिज के लिए जो एक लोग ड्रीम करते हैं, लेकिन उसके रिश्ते ही नहीं आ रहे, कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहा है उसमें। तो ये दिक्कतें आती हैं। तो आप मीन लगन को इमेजिन करना ये करके कि मीन लगन में जो होती है चौथा और सप्तम भाव, ये बंध्या राशि बुध के आधिपत्य में आता है, तो ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो मीन लगन में दूसरा हो गया कि मान लीजिए दूसरे भाव का स्वामी मंगल जाके सप्तम में बैठ गया, तो सब तो वही होगा, शादी में अटकलें देगा वो। एक टूट सकती है शादी, इसकी गुंजाइश हो सकती है। दूसरा जो चतुर्थ भाव है मीन लगन का, वो मिथुन राशि का है। अब उसी में जाके बुध भी बैठ गया। एक तो ऑलरेडी चतुर्थ भाव मिथुन राशि का है, अब उसमें जाके बुध भी बैठ गया। अब देखने के लिए तो ये लग रहा है कि ये तो स्वराशि का है, सब कुछ सही होगा। तो हो सकता है बुध अपने बेनिफिट दे। बुध के अदर भी बेनिफिट्स होते हैं कि वो व्यापार में बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, वाणी बहुत अच्छी उन जातकों को देता है, सब कुछ अच्छा रहेगा। बट हो सकता है कि जो चौथा घर बताता है वैवाहिक सुख के बारे में, वो जातक को ना दे। जातक की शादी तो हो गई है लेकिन वो वैवाहिक सुख से वंचित हो सकता है उस बंध्या राशि की वजह से। उसके बाद सप्तम भाव, मीन लगन में जो सप्तम भाव होता है वो कन्या राशि का होता है। अब उधर जाके मंगल बैठा हुआ है, मान लीजिए शनि बैठ जाए, जो भी ग्रह हो गया, तो क्या होगा कि सप्तम भाव में जो ग्रह हैं वो बंध्या राशि में बैठे हुए हैं। तो हो सकता है शादी फिक्स हो गई लेकिन 99% पे जाके लास्ट मोमेंट पे शादी टूट गई। एक बार टूटी, दूसरी बार टूटी, तीसरी बार टूटी। अब 2-3 बार टूटने के बाद तो जातक का मन वैसे ही विवाह से उचाट हो जाता है, वो नहीं करना चाहता है। लेकिन सामाजिक बंधनों की वजह से हाँ उसकी विवाह हो जाती है, बट उस विवाह में वो एक्साइटमेंट नहीं रहती, वो इच्छा नहीं होती जो पहली बार जब फिक्स होती है तो होती है। तो ये दिक्कतें आती है। फिर नवम भाव जो होती है वो सप्तम से तीसरा होता है, मतलब पार्टनर्स के बीच में कम्युनिकेशन को वो बताता है। तो अगर नवम भाव का संबंध किसी तरीके से बंध्या राशि से हो गया या वहाँ पे जाके बुध बैठ गया नवम भाव में या सूर्य बैठ गया, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप को वो बताएगा। अब मैरिज इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। अगर दोनों के बीच में वार्तालाप की कहीं ना कहीं कमी है तो वो बहुत लंबे समय तक वो रिश्ते नहीं टिकते हैं।
तो वो क्या होगा, एक बोलेगा कुछ, दूसरा कुछ और समझेगा, या एक कुछ ने बोला, दूसरे ने उस पे रिएक्शन ही नहीं समझ पाया कि क्या। और कभी कभी जो एक साइलेंट कम्युनिकेशन होती है कि बोलने की ज़रूरत ही ना हो, तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स नवम भाव से अगर उसका बंध्या राशि से संबंध हो गया तो ये सब दिक्कतें आती है। तो जातक को क्या करना चाहिए कि अगर शुरुआत में जब होता क्या है कि सब कुछ चार्ट जो है शुरुआत में देख के बहुत अच्छा लगता है कि ग्रह जो है सप्तमेश जो है वो उच्च राशि में है, गुरु भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, जो कि ये दो विवाह के कारक होते हैं। और शुभ कर्तरी में है, पुष्कर नवमांस में, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, ऊपर से देख के सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन पता चला उसके बाद भी उसकी शादी नहीं हो रही है या दिक्कतें आ रही है, तो बंध्या राशि को भी देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं बंध्या राशि की वजह से तो दिक्कतें नहीं आ रही। तो किसी भी जातक को जो एक तो उनको कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए विवाह से पहले कि कुछ दिक्कत तो नहीं है। और अगर वो कुंडली नहीं भी दिखा रहा है जातक, तो एक दो चीज़ से खुद ही समझ जाना चाहिए कि कहीं रिश्ते नहीं आ रहे हैं उचित समय पे, या फिर शादी फिक्स होने के बाद टूट जा रही है, तो ये सब से समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ तो दिक्कत है। तो एक तो होती है कि पूरा कुंडली विश्लेषण के बाद एक प्रॉपर उपाय करना। लेकिन अगर थोड़े बहुत दिक्कतें आ गई तो उनको क्या करना चाहिए, चूँकि बंध्या राशि सूर्य और सूर्य और बुध राशि है, तो इनके उपाय आदत में डाल देनी चाहिए। मतलब सुबह उठ के नहा के सूर्य भगवान को जल पूरे मन से अच्छे से सूर्य को जल देना चाहिए। और दूसरा, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए हर बुधवार को, दुर्वा घास से और लड्डू चढ़ा के, जो भी है गणेश जी की पूजा अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि ये बंध्या राशि है। और ये ठीक हो ना हो, लेकिन ये अगर उपाय करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं वो रुक सकती हैं। तो ये तो हो गई बंध्या राशि। एक होती है अर्ध बंध्या राशि भी, जिसमें आते हैं मेष राशि, धनु राशि और मकर राशि। तो मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं, धनु राशि के गुरु और मकर के शनि। तो ये भी अगर कहीं ना कहीं संबंध बनाते हैं किसी भी हौज से, तो वो थोड़े बहुत अटकलें देंगे। लेकिन चूंकि ये अर्ध बंध्या है तो थोड़ी अटकलें देंगे, ज़्यादा कंप्लीट बंध्या राशि की तरह नहीं होंगे। लेकिन अगर बंध्या राशि का संबंध 2, 4, 7, 9 से है तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। ये कब जाके आपको पटक देगा आपको समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद जब आप किसी जातक कुंडली ज्योतिष को दिखाओगे कुंडली, या फिर दिक्कतें आएगी, तब तक तो हो सकता है बात बहुत लेट हो चुकी रहेगी। तो ये दो उपाय आप बिल्कुल करो, तो इससे रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं वो थोड़ी उसमें कमी आ सकती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय श्री महाकाल।